तो लास्ट क्लास में मैंने भाई प्लीज बोलो प्लीज, ठीक है। मैंने आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगता तो बॉडी अपने आप से अपनी स्टेट को कभी चेंज नहीं कर सकता। इसको इनर्शिया भी कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल बताए थे मैंने। सेकंड लॉ बताया था मैंने कि अगर किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। उसके मोमेंटम का चेंज होने का जो रेट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, ठीक है भैया। अच्छा, रेट आपका पॉजिटिव जब होगा जब आपका फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लगेगा, तो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और आपका रेट नेगेटिव होगा जब आपका फोर्स मोशन से क्या लगेगा, उल्टा लगेगा। डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी उस केस में। अच्छा, यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला भी निकला था, आपको याद होगा। तो हमने देखा था कि एफ इज इक्वल्स टू में डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा पी यानी जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो मास की वजह से नहीं, किसकी वजह से चेंज हुआ है, वेलोसिटी की वजह से। तो डेल्टा पी को क्या लिखोगे, एम इंटू में डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, यहां से पता लग गया, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। और फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसलिए इसे वेक्टर लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वेक्टर लॉ कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। फिर आए थे भैया हम सेकंड लॉ का ही एक टॉपिक है जिसका नाम है इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम। उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इंपल्स कहते हैं। और उस फोर्स को हम कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। क्या कहते हैं, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स का जो इफेक्ट होता है छोटे वक्त के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, इंपल्स। क्या कहते हैं, द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी, ठीक है, शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट टाइम, ठीक है भैया, उसी को हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी फॉर लार्ज टाइम, तो मोमेंटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाकी इंपल्स और मोमेंटम दोनों सेम होती है, लेकिन अब बस टाइम जहां पर ज्यादा, फोर्स का इफेक्ट ज्यादा टाइम के लिए उसे मोमेंटम कहते हैं, और फोर्स का इफेक्ट जहां पे कम टाइम के लिए होता है उसको इंपल्स कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है भैया। हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ इक्वल्स टू में डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। मैंने कह दिया यहाँ पर अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है तो ये जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो इस बार मोमेंटम नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंपल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अगर ये टाइम बहुत छोटा कर दोगे तो जो फोर्स का इंपैक्ट है वो इस बार मोमेंटम नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंपल्स कहलाएगा। ठीक है भैया, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू में, कैसे आया फॉर्मूला ये भी देख लीजिए। आपको पता है भैया, एफ इक्वल्स में डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी होता है, तो डेल्टा पी क्या होगा, एफ इंटू में डेल्टा टी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। मैंने कह दिया ये बहुत छोटा है, ये क्या है, टू स्मॉल, क्या है, टू स्मॉल है। तो भैया ये जब टू स्मॉल रहेगा तो इस फोर्स के इंपैक्ट को हम मोमेंटम का चेंज नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इंपल्स। तो इंपल्स का फॉर्मूला हो जाएगा एफ इंटू में डेल्टा टी, प्रोवाइडेड दैट टाइम इज वेरी स्मॉल, ठीक है भैया। तो इंपल्स का फॉर्मूला यहाँ से आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। इंपल्स कैसी क्वांटिटी है, तो आप सबको पता होगा इंपल्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, साई यूनिट की होगी न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड कैसे है, तो इंपल्स क्या होता है, अभी बताया था, फोर्स इंटू में डेल्टा टी था ना। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो न्यूटन सेकंड क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या लिखोगे, आई वेक्टर इक्वल्स टू में एफ वेक्टर क्रॉस डेल्टा टी। अच्छा, इंपल्स आपका तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब होगा, जब आपके मोमेंटम में चेंज पॉजिटिव आएगा। मोमेंटम में चेंज पॉजिटिव जब आता है जब आप मोशन की डायरेक्शन में फोर्स को लगाते हो, ठीक है। इंपल्स का चेंज, मोमेंटम का चेंज नेगेटिव होगा जब मोशन से उल्टी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम का चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उस वक्त आपका इंपल्स भी क्या होगा, जीरो रहेगा, ठीक है भैया। अच्छा, नेगेटिव रहेगा। अच्छा, जब आप फोर्स ही लगाओगे तो इंपल्स रहेगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स के इफेक्ट को इंपल्स कहते हैं। जब फोर्स ही नहीं है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इंपल्स भी क्या होगा, जीरो ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। देखिए ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया, बस इसको दूसरे नाम से बोला गया। मैंने बताया भैया कि आपको पता है एफ इक्वल्स में डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी होता है। डेल्टा पी क्या होता है, एफ इंटू में डेल्टा टी होता है। मैंने कहा टाइम छोटा आता है तो ये क्या हो जाता है, इम्पल्स हो जाता है। क्या होता है, इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या हुआ, डेल्टा पी के बराबर भी आ गया। डेल्टा पी कैसे लिखते हैं, याद है आपको, पी फाइनल माइनस डेल्टा पी, यही तो होता है ना। तो इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर आता है। चेंज इन मोमेंटम इज वेरी, चेंज इन मोमेंटम फॉर वेरी स्मॉल टाइम किसके बराबर होता है, इंपल्स के। यही क्या होता है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू इंपल्स। चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, इंपल्स के बराबर आता है, ठीक है। फिर मैंने आपको याद होगा ग्राफ बनवाए थे, तीन तरह के ग्राफ थे आपके।
जब फोर्स कांस्टेंट है, टाइम वेरिएबल है, तो ग्राफ इस तरीके का बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगल या स्क्वायर बनने वाला है इसमें। और जब आपको इसका एरिया निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, ये कैसा ग्राफ है? एफ और टी ग्राफ है। इसका एरिया निकालोगे, यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, एफ इंटू में डेल्टा टी। फोर्स इंटू में टाइम क्या होता है? इम्पल्स होता है। यानी आपका अगर एफ टी ग्राफ दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, उसका एरिया निकालो तो क्या आएगा? इम्पल्स आएगा। अच्छा, यहाँ पर फोर्स क्या है? वेरिएबल है, लेकिन उनके अंदर चेंज क्या है? कांस्टेंट है। तो इस केस में आपको ग्राफ कैसा बनता है? ट्रायंगुलर शेप का। कैसा बनता है? ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि आपको पता भी है टाइम के साथ फोर्स में क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फोर्स जो बढ़ रहा है वो यूनिफॉर्म वे से बढ़ रहा है। जैसे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो इस तरीके ग्राफ खींचोगे तो आपका हमेशा कैसा बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा? ट्राइंगल का बेस क्या है? टाइम है, और हाइट क्या है? फोर्स है। तो एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू में हाइट। बेस क्या है? मतलब आगे पीछे कर दिया है। बेस डेल्टा टी है, हाइट क्या है? एफ है। तो फोर्स इंटू में टाइम क्या होता है? इम्पल्स होता है। तो इम्पल्स का आधा भी क्या होगा? इम्पल्स होगा। तो अगर मैं बोल दूं, चलो बताओ इसका कितना इम्पल्स है यहाँ पर, बताओ। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? ये 4 है, 4 न्यूटन, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 न्यूटन, और यहाँ पर है 6 सेकेंड। बताओ कुल कितना इम्पल्स है? अगर यहाँ पर कुल कितना इम्पल्स पूछ लिया गया इस ग्राफ में, कौन सा ग्राफ है? एफ टी ग्राफ है। आपको पता है एफ टी ग्राफ में जब भी एरिया निकाल दो क्या आता है? इम्पल्स आता। तो यहाँ पर भी इम्पल्स ही आने वाला। आपको कुल इम्पल्स पूछ रखा है 0 से लेकर 6 सेकंड के बीच का। कैसे निकालोगे? तो ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया प्लस दूसरे रेक्टेंगल का एरिया, सारे एरिया को जोड़ दो, आ गया टोटल इम्पल्स फ्रॉम 0 से 6 सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। अच्छा, ये वाला इम्पल्स का फॉर्मूला देखिए कैसे होता है। खैर आप फॉर्मूला याद कर लो, ये ड्राइव करने के लिए तो आता नहीं, मैंने करा दे रखा, 100 बार करा रखा हुआ इसे। अगर मान लीजिए फोर्स वेरिएबल है और आपको इम्पल्स एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक निकालना है, ठीक है? तो आप कैसे इम्पल्स निकालोगे? तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना। वैसे मैंने बता रखा कि मैंने वैसे दूसरी तीसरी बार बता रखा आपको कि यहाँ पर इम्पल्स कैसे आएगा। देखिए इम्पल्स क्या होगा। मान लीजिए मैंने फोर्स ले लिया 2t+5, फोर्स की वैल्यू है, और ये फोर्स वेरिएबल है। अगर फोर्स इस फॉर्म में दिया होगा और आपको इम्पल्स निकालने का होगा, तो सीधा इस वाले फॉर्मूले को पढ़िए। अच्छा, टाइम कहां से कब निकालना है? जब t1 आपका 1 सेकंड था, और जब t2 क्या हो गया आपका? 4 सेकंड हो गया, तब आपको इम्पल्स निकालना। तो भैया इम्पल्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, I इक्वल्स टू T1 कितना है बेटा? 1 सेकंड। तो यहाँ पर T1 लगाना है तो यहाँ पर 1 सेकंड लिखते हैं। यहाँ पर T2 लगाना है तो क्या लिख दो? 4 सेकंड। यहाँ पर फोर्स लिखना है तो फोर्स की वैल्यू क्या है? 2t+5, ठीक है? 2t+5, ठीक है? और यहाँ पर आप dt लगा दो। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, और t को इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे? t का इंटीग्रेशन क्या होता है? t की पावर 2 डिवाइड बाय 2। लिमिट लगा दीजिए 1 और 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? याद है? अच्छा, यहाँ पर 5 को बाहर निकालोगे तो कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं का इंटीग्रेशन क्या हो गया? इसका मतलब t की पावर 0 है। क्या है? और t की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? t ही होता है। क्या होता है? t। 1 से लेके 4 की लिमिट, ठीक है? यहाँ पर 5 निकल गया, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं का मतलब 1 है। 1 को क्या लिखते हैं? t की पावर 0, और t की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर 1। t लिख दो सीधा। समझ गया? तो वैसे बता रखा है मैंने इसके लॉजिक पे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर 1 से लेके 4 की लिमिट 5, 1 से लेके 4 की लिमिट, ठीक है भैया? उसके बाद हम क्या करेंगे? 4 को टी स्क्वायर के यहाँ पे रखेंगे तो 4 स्क्वायर, 1 को टी स्क्वायर के यहाँ रखेंगे तो 1 स्क्वायर, बीच में क्या आएगा? माइनस प्लस 5। टी की जगह पे 4 रखेंगे और टी की जगह पर 1 रखेंगे, बीच में क्या आएगा? माइनस। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ये आ गया आपका टोटल इम्पल्स, इम्पार्ट जो इम्पल्स आपका लग रहा है। साथ में बैठ जाए, बात करिए। वही बैठे, वही बैठे, वहां मत बैठे, यहाँ बैठे। माँ बाप को धोखा वैसे बराबर दे रही है तू, बहुत बढ़िया, शाबाश, मर जा। डायन स्तुति है, स्तुति है। यूजर कौन है भाई? यूजर इज डेड, ठीक है? फोर्स ये दे रखा है आपको, इतने से लेके इतने में इम्पल्स निकालना है। कैसे करेंगे भैया? कुछ नहीं, वही फॉर्मूला क्या क्या? एफ इक्वल्स इम्पल्स इक्वल्स निकालना बेटा, एफ डी टी, T1 से लेके T2। भाई मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फिजिक्स अगर करनी है, नंबर लाने हैं, तो आपको समझ में आ जाने के बाद भी रिटर्न में प्रैक्टिस कर लो।
वरना लिख के दे रहा हूँ, एग्जाम में आप सब भूल जाओगे। आपके साथ नहीं होगा, कितनों के साथ हो रखा और हो भी रखा होगा, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होती है, समझ के कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। आना भी चाहिए, लिखना चाहिए। तो एफ की वैल्यू कितनी भैया, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, फिर क्या आ गया dt। t1 की यहाँ पे क्या रखूंगा 1 और t2 के यहाँ पे क्या रखूंगा, क्या ये 3 है, 3 रख। अब देखिए जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 3 बाहर आएगा। टी स्क्वायर कंडीशन क्या होता है, t की पावर 3 अपॉन में 3, लिमिट लग गई 1 से लेके 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको इंटीग्रेट करूंगा 2t को, तो 2 बाहर आएगा, t कंडीशन क्या होगा, t की पावर 1 है तो क्या होगा t की पावर 2 अपॉन में 2। 5 को बाहर करूंगा कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब t की पावर 0 है तो उसका क्या होगा t ही हो जाएगा। अभी क्लियर है आपको। उसके बाद लिमिट तो रिप्लेस करनी आती है, आंसर आ गया। कौन को कर लेगा ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी के साथ, चलो बढ़िया बढ़िया आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आने की संभावना कम है क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है बच्चों के लिए, ठीक है। और ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एक बॉल ऐसे आ रही है जिसका मास m है, वेलोसिटी भी है, तो इस पॉइंट पर आ रही है बॉल और टकरा करके उतने ही एंगल से बाहर निकल गई, टकरा करके उतने एंगल से क्या गई, चली गई, जितने एंगल से आई थी उतने एंगल से चली गई। तो इसका मोमेंटम मैंने मान लिया p, तो ये p का निशान इधर है, तो इसका जो पार्ट होंगे, रिजॉल्व पार्ट होंगे, वो भी इधर की तरफ आएंगे, ठीक है, ओ की तरफ, ओ पे अप्रोच करेंगे। तो इस p को रिजॉल्व करोगे तो इधर क्या होगा p, देखो p cos 45 क्या लिखोगे, और इसको इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा p sin 45। अब जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसके ये मोमेंटम इधर आ रहा है तो इसके कंपोनेंट भी क्या होंगे, दूर ही जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको रिजॉल्व करो तो जिसके साथ एंगल बनता है, ये p ने इसके साथ एंगल रखा है तो इधर क्या होगा p cos 45, इधर क्या होगा p sin 45। अच्छा अब देखिए आपको इंपल्स पूछना है, कैलकुलेट टोटल इंपल्स। एक्स के अलावा इंपल्स क्या होगा, इंपल्स किसके बराबर था, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है वैष्णवी, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है कि इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, यानी इंपल्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, और इंपल्स अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। अब बताओ एक्स के अलोंग फाइनल कौन था, ये फाइनल था, और ये क्या था, इनिशियल था, ठीक है। तो फाइनल देखिए लेफ्ट में जा रहा है तो इसलिए नेगेटिव होगा, क्या होगा p cos 45, ये माइनस ऐसे लिख दो। और इनिशियल कहां जा रहा है, राइट में जा रहा है, इनिशियल कहां जा रहा है, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो इसके जो कंपोनेंट रहेंगे वो सब फाइनल होंगे। तो इसका कंपोनेंट ये है कि ये है, ये दोनों फाइनल होंगे। ये इनिशियल है तो इसके जो कंपोनेंट रहेंगे वो क्या होंगे, इनिशियल में क्या होंगे। तो ये इनिशियल है ये फाइनल है, ये एक्स के लॉन्ग, ये क्या एक्स के लॉन्ग इनिशियल है, ये एक्स के लॉन्ग फाइनल है, ये वाई के लॉन्ग इनिशियल है, ये वाई के लॉन्ग, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो अब देखिए पी, और यहाँ पर आपको पता है कि इनिशियल निकला और एक्स के लॉन्ग जो इनिशियल था वो ये था, और वो कहा जा रहा था राइट साइड में, राइट साइड में चीजें क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो पी इनिशियल, सॉरी पी कॉस 45। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस आएगा, तो ये आएगा -2p cos 45। क्वेश्चन में जो p की वैल्यू गिवन होती है, वैसे क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसमें p की वैल्यू है 5 kg मीटर पर सेकंड, क्या है, और cos 45 की वैल्यू आप सबको पता है 1/√2 होती है, 1/√2 होती है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक्स के लॉन्ग का इंपल्स आ जाएगा, y के लॉन्ग का इंपल्स देखिए कैसे निकलेगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस है ना, तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ ये फाइनल था या ये फाइनल था, नीचे वाला फाइनल है। अब ये नीचे आ रहा है तो नीचे चीजें पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, नेगेटिव, तो ये क्या होगा -p sin 45, ये माइनस ऐसे लिख दीजिए। इनिशियल क्या होगा भैया, ये भी नीचे आ रहा तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो -p sin 45, तो भैया -p sin 45 माइनस माइनस प्लस p sin 45 दोनों सेम है, अपोजिट है, इसलिए क्या होगा 0। तो y के लॉन्ग कोई इंपल्स नहीं है, केवल किसके लॉन्ग है, x के लॉन्ग इंपल्स है, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहां से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, वो क्या है, इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू में टाइम। यदि मैं इंपल्स को क्या कर दूं भैया, कांस्टेंट कर दूं, क्या कर दूं, इसका मतलब फोर्स इंटू में टाइम भी क्या होगा, कांस्टेंट, तो फोर्स क्या होगा
कांस्टेंट अपॉन में टाइम। ये कौन सा टाइम होता है? टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है। क्या होता है? तो फोर्स इनवर्सली इक्वल टू टाइम ऑफ कांटेक्ट आ गया। अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये कम हो जाएगा, ये कम कर दूं तो ये बढ़ जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल लिखवाए थे मैंने, आपको याद होगा। जैसे भैया क्या करा, क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड भाई कैचिंग अ बॉल। जब ये कैच करता है बॉल तो अपने हाथ को बॉल के साथ पीछे करता है ताकि बॉल एकदम से रुके ना, टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत छोटा ना हो। अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट छोटा होगा तो फोर्स क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, हाथ पे ज्यादा चोट लगी, इसलिए वो अपने हाथ को पीछे करता है ताकि बॉल का हाथ के साथ टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा। और क्या टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा, इंजरी कम होगी। एक बंदा जब वो क्या करता है, सीमेंटेड रोड पे गिरता है तुरंत वो क्या होता है? रेस्ट में आ जाता है। यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? बहुत कम होता है, इंजरी क्या होती है? बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है एक हिप्स ऑफ सैंड वगैरह जो भी है। ठीक है, ऑटोमोबाइल के पास सोकर प्रोवाइड किया जाता है। सोकर, सोकर स्प्रिंग। ठीक है, तो सोकर जो होता है, जो स्प्रिंग होती है उसे कहते हैं सोकर। ठीक है, तो जब बाइक अगर मान लो सोकर नहीं लगाओ तो जैसी बाइक उछलेगी तुरंत जमीन के साथ क्या होगी? कांटेक्ट में आ जाएगी, जिससे जमीन पे कांटेक्ट, टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम हो गया, फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लग गया, और बाइक के उर्जो पुर्जेगा वो ढीले पड़ जाएंगे बहुत जल्दी से। ठीक है, इसलिए पीछे क्या लगाते हैं? सॉकर लगा देते हैं ताकि बाइक जैसी उछले और जमीन पर आए तो तुरंत वो कांटेक्ट में ना आ जाए जमीन के। वो थोड़ी पिचकता है सोकर। सोकर पिचकने से टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? बढ़ जाता है, और टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है तो फोर्स क्या लगता है? कम लगता है। चाइना वेयर्स वगैरह जो होती है, चाइना के बर्तन आते हैं, डीबी वगैरह आती है, तो वो हमेशा थर्माकोल के अंदर पैक होके आते हैं। क्यों आते हैं भैया? पागल थोड़ी ना कंपनी वाले जानते हैं भैया कि ये सारी चीजें क्या है? नाजुक चीज है। अगर इनको उठाते बैठाते थोड़ा भी झटका लगा तो क्या होगी? खराब होगी। उसी झटके को कम करने के लिए बीच में क्या लगाते हैं? थर्माकोल वगैरह। इससे क्या होता है कि थर्माकोल थोड़ा पिचकता है। क्या होता है? तो जब चीजों को रखते हो तो वेट की वजह से जो थर्माकोल पिचकता है तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? उसका बढ़ जाता है। टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो थर्माकोल की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ पे आते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ बहुत बेसिक लॉ है, कोई इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। एक्शन इक्वल्स टू में रिएक्शन। मान लीजिए ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी भी क्या करेगी? ए पर उतना ही फोर्स लगा देगी। कह रहा है एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमेशा हर एक्शन के अपोजिट में क्या होता है? रिएक्शन होता है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं भैया? पेयर में रहते हैं। क्या रहते हैं? एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पर ही विजिबल होते हैं। सेम बॉडी पर एक दूसरे क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। हमेशा अगर आपको एक्शन रिएक्शन का इंपैक्ट देखना है तो अलग अलग बॉडी पे देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये देखो लगाया ना, मेरा जो एक्शन था, चेयर ने भी उतना ही रिएक्शन लगाया। बस ये ध्यान रखना कि मेरे एक्शन से ये चेयर हिल गई, रीजन, और इसके एक्शन से, रिएक्शन से मैं नहीं हिला, जबकि दोनों की वैल्यू सेम थी। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि हमारा मास क्या होता है? ज्यादा, हमारा इनर्शिया क्या होता है? ज्यादा। इसने जो रिएक्शन लगाया वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था, हमारे इनर्शिया को चेंज नहीं कर सकता था इसका रिएक्शन। लेकिन हमारा जो एक्शन था, इसका मास कम था, इसका इनर्शिया भी कम था, तो हमारे एक्शन ने इसके इनर्शिया को क्या किया? आसानी से चेंज कर दिया। क्या ना भैया, एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडी, अगर एक बॉडी पे हो तो कैंसिल हो जाता है, डिफरेंट बॉडी पे कैंसिल नहीं होता। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए थे मैंने भैया, कहा था भैया एक बुक है जो जमीन पे रखी गई तो उसका वेट क्या होगा? एक्शन। और जमीन उल्टा फोर्स लगाती है, इसको क्या कहते हैं? रिएक्शन। और इसका एक दूसरा नाम भी है, नॉर्मल रिएक्शन। एक और नाम है कांटेक्ट फोर्स। क्या है? और ये जो कांटेक्ट फोर्स होता है यही बताता है कि जमीन के साथ कितना अच्छे से बॉडी कांटेक्ट में है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब जमीन के साथ बॉडी का कांटेक्ट क्या? बहुत अच्छा है। और अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो ये जमीन के साथ बॉडी का कांटेक्ट अच्छा नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, आप बढ़िया से कहां पे खड़े हो जाओगे? इस फर्श पे या ऐसे झुके हुए प्लेन पे? फर्श पे, तो इसका मतलब एन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। ये रिएक्शन की वैल्यू फर्श पर सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आप आसानी से अच्छे से खड़े हो पाते हो और आप फिसलते वगैरह नहीं हो। जैसे आप इंक्लाइन प्लेन में खड़े होते हो तो इस एन की वैल्यू क्या होती है? रिएक्शन की वैल्यू काफी कम हो जाती है, इसलिए आपकी वहां पर पकड़ जो होती है, जो आपका खड़ा होना होता है वो ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए आप स्किड कर जाते हो। ठीक है, चलो। तो एक्शन एक्शन कौन है? mg, और रिएक्शन कौन है भैया? ये रहा, समझ गए? वेट एक्शन। अच्छा, जब आप चलते हो जमीन पर तो वहां पर भी एक्शन रिएक्शन फोर्स आता है। जैसे आप जमीन को प्रेस करते हो तो ये क्या हो गया? एक्शन। जमीन उतने क्या लगाती है? रिएक्शन। और रिएक्शन को रिजॉल्व करते हैं भैया तो क्या होता है? रिएक्शन कॉस थीटा, ऊपर क्या है? रिएक्शन साइन थीटा। अच्छा, आदमी का वेट नीचे होता है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होता है? वेट का नॉर्मल रिएक्शन ये रहा, लेकिन आपके एक्शन का साइन थीटा ही है, तो ये दोनों का सम क्या होता है? नीचे वाले के बराबर होता है। याद नहीं आता है? थोड़ी बात अगर याद, अगर क्लास ली होगी तो आपको याद होगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, इसलिए आदमी ना तो आसमान में आता है ना जमीन पे आता है। और इसकी वैल्यू अगर पीछे लगने वाले फ्रिक्शन से क्या होती है? ज्यादा होती है, तो आदमी कहां बढ़ जाता है? आगे की तरफ। ठीक है, ये लिखा हुआ है एन। क्या है ये? एन किसका रिएक्शन है? वेट का। और रिएक्शन साइन थीटा किसका रिएक्शन है? इस रिएक्शन का एक कंपोनेंट है।
इन दोनों का सम अगर इसके बराबर होगा तो आदमी क्या होगा, पर्सन रिमेन एट दी सरफेस ऑफ अर्थ। अन्यथा अगर ये ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, तो आदमी कहाँ चला जाएगा, आसमान में। ये ज्यादा हो जाए इससे तो कहाँ चला जाएगा, पाताल में। लेकिन कहाँ रहता है, सरफेस पर। अगर फ्रिक्शन, और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये वाला कंपोनेंट जब ज्यादा होता है, ये वाला कंपोनेंट किससे ज्यादा होता है, फ्रिक्शन से, तो आदमी कहाँ बढ़ता है, आगे की तरफ। ठीक है, ये कह रहा है भैया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि स्लिपरी और सैंडी रोड पर चलना मुश्किल क्यों होता है। तो भैया स्लिपरी और सैंडी रोड पर जब आप पैर लगाते हो, पहले स्लिपरी रोड की बात करूं, दोनों का कंसेप्ट मैकेनिज्म अलग अलग है। ठीक है, दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है। अगर मैं स्लिपरी रोड की बात करूं, जब आप स्लिपरी रोड पर अपने पैर को स्लाइड करते हो, क्योंकि जब चलते हो तो पैर को थोड़ा बहुत मोड़ते हो, झुकाते हो, तो उस दौरान में आपका पैर क्या होता है, फिसल जाता है। क्या होता है, फिसलने से इसका मतलब आपका एक्शन प्रॉपर नहीं लग पा रहा, एक्शन कम है, तो रिएक्शन भी क्या आएगा, कम आएगा। और आपको पता है रिएक्शन की वजह से ही आप क्या होते हो, आगे बढ़ पाते हो। जब रिएक्शन कम है तो आप अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरी बात, सैंडी रोड पे क्या दिक्कत आती है, सैंडी रोड पे जब आप पैर रखते हो तो आपका पैर धंस जाता है, यानी सरफेस के साथ आपका टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, काफी ज्यादा रहता है। फोर्स कम लगेगा, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ने से क्या होता है, फोर्स में क्या होती है, कमी आती है। और जब फोर्स कम आएगा, एक्शन कम रहेगा, तो रिएक्शन भी क्या होगा, कम आएगा। और रिएक्शन कम आएगा तो आपको चलने में क्या होगी, दिक्कत होगी। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। आदमी स्विम करता है तो वहां पर भी एक्शन रिएक्शन का कंसेप्ट है। आदमी जब स्विम करता है तो अपने हाथों से जमीन पानी को ऐसा धकेलता है पीछे की तरफ, ये क्या हो गया, एक्शन। क्या हो गया, तो पानी भी चुपचाप थोड़ी ना बैठेगा, क्या लगा देगा, रिएक्शन। रिएक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, क्या होता है, थीटा। ये क्या होगा, रिएक्शन कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है वो थीटा होता है। ये क्या होगा, रिएक्शन साइन थीटा। ठीक है भैया, ये वाला कंपोनेंट जैसे पीछे लगने वाले फोर्स है। अच्छा, पानी में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी या विस्कस ड्रैग कहते हैं। जैसे ये वाला कंपोनेंट पीछे लगने वाले फोर्स के बराबर होता है, आदमी कहाँ चले जाता है, आगे की तरफ। ठीक है भैया, चलो। ठीक है, हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम है, कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया होगा मैंने। ठीक है, कि हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम में हम देखो, हॉर्स ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं बना रहा, मैं नॉर्मली हॉर्स बना दे रहा हूँ, जैसे डेली लाइफ में हॉर्स दिखता है आपको, ऐसे ही होता है क्या। हॉर्स है, ठीक है। अब ये हॉर्स क्या है, देखिए बेस सुन लीजिए। देखिए टेंशन फोर्स क्या होता है, टेंशन फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है। वो कभी किसी अब काट के तो यही नहीं है, ठीक है। ये एक दूसरे का क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। ऐसी काट का वेट जो होगा mg, वो ऊपर लगने वाले रिएक्शन को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो भैया ना तो टेंशन की वजह से चल रहा है ये काट, ना इसकी वजह से चल रहा है, ये इन्होंने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। अब भैया घोड़े पे आई सारी बात। तो भैया इनने क्या किया, पैर से दबाया जमीन को, क्या लगाया, एक्शन। जमीन ने क्या लगा दिया, उल्टा रिएक्शन। रिएक्शन को रिजोल्व कर दिया तो क्या हुआ, थीटा। तो इधर क्या होगा, रिएक्शन कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, रिएक्शन, रिएक्शन साइन थीटा। आपको पता है घोड़े का वेट क्या होगा, नीचे लगेगा mg, और इस mg का रिएक्शन कहा जाएगा ऊपर n। अब देखिए सुन लीजिए, अच्छा इस पर फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ f, ध्यान दीजिए। तो ये जो f साइन थीटा है और n है, इन दोनों का सम जो होता है जैसे चलते वक्त, वो किसके बराबर आता है, mg के। तो ये दोनों एक दूसरे को फिर क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अब बचा कौन, ना तो इसकी वजह से गाड़ी चल रही है, ना इसकी वजह से गाड़ी चल रही है, ये भी कैंसिल हो गया, ना इन इन दोनों का सम गाड़ी को चला रहा है। अब बचा कौन, रिएक्शन कॉस थीटा और फ्रिक्शन। अब गाड़ी कहाँ जाती है, आगे। तो आगे जा रही है, इसका मतलब कि भैया एक फोर्स, जब दो फोर्स अपोजिट लगते हैं तो नेट फोर्स क्या होता है, आगे का फोर्स रिएक्शन कॉस थीटा माइनस पीछे का फोर्स जो कि क्या है, फ्रिक्शन। ठीक है, ये तो नेट फोर्स हो गया जिसकी वजह से गाड़ी आपकी चल रही है। अच्छा, पूरे सिस्टम का मास कितना है, तो इसका मास क्या है, कैपिटल एम, इसका मास क्या है, स्मॉल एम। टोटल मास क्या सिस्टम का, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम क्या आएगा, तो नेट फोर्स अपॉन में नेट मास, जो कि क्या है, कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल एम। नेट फोर्स कितना है, रिएक्शन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन में नेट, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये रिकॉर्ड का। ठीक है, ये सारा लिख रखा है वृत्तांत। ठीक है, प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ का प्रूफ करने आ रहे हैं, सेकंड लॉ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, आपको याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
एक्सटर्नल फोर्स 0 है और दो बॉडी आपस में टकरा रही है, तो भैया एक बॉडी का मोमेंटम जितना चेंज हुआ और दूसरी बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ, दोनों का सम क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ को प्रूफ करना है सेकंड लॉ का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो अब देखिए हम जानते हैं, मान लीजिए ये दोनों बॉडी आपस में टकराएंगी। अच्छा, पहली बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, F1, दूसरी बॉडी में कितना फोर्स लग रहा है, तो जो F1 होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा P1 अपॉन में डेल्टा T, यही होगा ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इक्वल्स में F1, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी इक्वल्स में क्या होगा, F2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या कर दो, तो F1 प्लस F2 बराबर में क्या हुआ, 1 बाय में डेल्टा डी कॉमन ले लीजिए, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। अब यहां पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, इन दोनों ने आपस में लगाया है, आपस में लगा मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 है। और जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो भैया अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो पहली बॉडी का मोमेंटम के अंदर जो चेंज हुआ है प्लस दूसरी बॉडी के मोमेंटम के अंदर जो चेंज हुआ है वो किसके बराबर होता है, 0 के। इसको 0 लिख दो तो क्या हुआ, F1 प्लस F2 बराबर में क्या आ गया, 0 हो गया, क्योंकि ये 0 हो गया तो 0 से मल्टीप्लाई वो भी 0 होगा, तो F1 इक्वल्स टू में नेगेटिव ऑफ F2। दैट इज द प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ बाय सेकंड लॉ। समझ गया, ठीक है। तो चलो अच्छा, कह रहा है भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोबारा बता दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, खैर अभी बता दिया। अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, प्रूफ करने के लिए नहीं आता वैसे, प्रूफ मैं भी कर देता हूँ। ठीक है, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता तो पहली बॉडी का जो मोमेंटम चेंज होता है, अभी इसका मीनिंग में समझाता हूं आपको अच्छे से, दूसरी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज आता है वो क्या होता है, हमेशा 0 के बराबर आता है। अब इसको देखिए एक बार मैं समझा दूं कैसे होता है। मान लीजिए ये गाड़ी जा रही है, इसका मोमेंटम क्या है, 4 न्यूटन सेकेंड, न्यूटन या लिख दो ऐसे, यूनिट लगा दो, मोमेंटम की यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड, ये ऐसी। एक इसके आगे एक बॉडी आ रही है, उसका मोमेंटम क्या कम है, 2 केजी मीटर पर सेकेंड, ये बिफोर कोलिजन। अच्छा बताओ, ये तेज चल रही होगी, ये इससे आके टकराएगी, टकराते वक्त जब दोनों टकराएंगी, ध्यान दीजिए भैया, ये ए है ये बी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है। पीछे वाली का मोमेंटम क्या है 4, आगे वाली का क्या है 2, दोनों टकराएंगे तो ये वाली बॉडी जो होगी वो ऐसे फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑन है, और ये वाली बॉडी जो होगी उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगी। अच्छा, इसकी मोशन की देखिए, सुन लीजिए, इस वाली बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा है, इसकी मोशन कहां हो रही थी, राइट में, इसकी मोशन भी कहां हो रही थी, राइट में। ये वाली बॉडी ज्यादा तेज चल रही थी, वाली बॉडी स्लो चल रही थी, तो दोनों टकरा गई। टकराई तो ए वाली ने क्या लगाया, ए वाली ने बी के ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, ये बी है, और बी वाली ने, जो बी वाली है उसने ए के ऊपर ऐसे फोर्स लगाया। अच्छा अब एक बात बताओ कि बी वाली पे जो फोर्स लगा, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगा है, वो क्या इसकी मोशन की डायरेक्शन में लगा या मोशन से उल्टा लगा, इसकी मोशन कहां हो रही थी, राइट में, और इसके ऊपर फोर्स कहां लगा है, राइट में। तो अगर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो मोमेंटम बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो इसका मोमेंटम मान लीजिए हो गया अब 4 केजी मीटर पर सेकेंड, क्या हो गया। अब इसके बारे में ए की बात कर रहा हूं, ए के ऊपर, ए कहां चल रहा था, राइट में, लेकिन इसके ऊपर फोर्स कहां लगा, लेफ्ट में, इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा 2 केजी मीटर पर सेकेंड। तो पहले इसका मोमेंटम क्या था 4, अभी कितना हो गया, तो मोमेंटम चेंज कितना आया, -2 बोलोगे, घटेगा तो -2 केजी मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम पहले क्या था, बाद में कितना हो गया, तो इसके अंदर मोमेंटम का चेंज कितना आया, +2 केजी मीटर पर सेकेंड। अब देखो -2 केजी मीटर पर सेकेंड और +2 केजी मीटर पर सेकेंड की जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर दो बॉडी के ऊपर चल रही है, दो बॉडी, उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा और वो दोनों टकराती है, तो एक दूसरे दोनों का मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन जो चेंज हुआ है उसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, क्या लिखा, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को प्रूफ करना, लॉ ऑफ सॉरी थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन को प्रूफ करना बाय यूजिंग थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन इक्वल्स टू में F1 क्या एक्शन, F2 क्या रिएक्शन, दोनों अपोजिट है। F1 को लिखता हूं डेल्टा P1 अपॉन में डेल्टा F2 को लिखता हूं डेल्टा P2 अपॉन में, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको पल्ली साइड में ले आओ, पल्ली साइड में ले जाओ, P1 प्लस P2 अपॉन में बराबर में 0, यही क्या, नीचे वाला को भूल जाओ, खत्म है। ठीक है, वही मेन है।
प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ बाय एलसीएम तो बता दिए भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से आपको थर्ड लॉ प्रूफ करना, तो आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या आता है, चेंज इन मोमेंट ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस चेंज इन मोमेंट ऑफ सेकंड बॉडी बराबर में क्या आता है, तो डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी वन बराबर में नेगेटिव ऑफ डेल्टा, दोनों को सेम टाइम से डिवाइड कर दो, कर दिया डिवाइड, तो डेल्टा पी वन अपॉन में डेल्टा डी, डेल्टा पी टू अपॉन में डेल्टा डी क्या होगा, ये किसके बराबर आ गया एफ, ये भी किसके बराबर है एफ टू, प्रूफ हो गया। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन याद है, ये याद है रिकॉइलिंग ऑफ गन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है भैया। तो ध्यान दीजिए क्या कहता है कि भैया आपको पता है कि टोटल मोमेंटम चेंज क्या आता है, जीरो आता है, टोटल मोमेंटम चेंज क्या आता है, मोमेंटम चेंज ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंटम चेंज ऑफ सेकंड बॉडी बराबर में जीरो, ये आप कह सकते हो कि मोमेंटम चेंज ऑफ फर्स्ट बॉडी इज नेगेटिव ऑफ मोमेंटम चेंज ऑफ सेकंड बॉडी, ठीक है। अब देखिए ये पूरा सिस्टम क्या था, पहले बंदूक के अंदर गोली थी, दोनों रुके हुए थे, यानी दोनों का इनिशियल मोमेंटम क्या है जीरो, लेकिन जैसी गोली चली तो बंदूक कहां गई पीछे, पीछे जिस वेलोसिटी से आती है उसको कहते हैं रिकॉइलिंग वेलोसिटी, अब बंदूक गोली कहां चली गई, इसका मोमेंटम क्या होगा मास इनटू में इसकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम क्या होगा मास इनटू में ये रिकॉइलिंग वेलोसिटी, ये फाइनल मोमेंटम है। मुझे पता है बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाऊं, तो बाहर से फोर्स नहीं लगाते तो इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम, इनिशियल बराबर में, इनिशियल क्या था जीरो, फाइनल क्या है ये देखो, तो हमने इधर कर लिया, एम एम क्या मास ऑफ गन, वी आर क्या रिकॉइलिंग वेलोसिटी, एम क्या मास ऑफ बुलेट, वी भी क्या वेलोसिटी ऑफ बुलेट, हमने देखा कि भैया इधर इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो वी आर इक्वल्स में क्या हुआ स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम अपॉन में वी आर। अच्छा देखो कैपिटल एम क्या है मास ऑफ गन है, और वी आर क्या है वेलोसिटी ऑफ गन है, पीछे की तरफ आ जाओ, तो अच्छा देखो हम देख रहे हैं कि जो मास है वो वेलोसिटी की क्या है इनवर्सली है, अगर मास गन का मास नीचे है लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है ऊपर है, तो जब एक चीज नीचे होती है दूसरी चीज ऊपर होती है तो क्या होता है इनवर्सली का रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी रिकॉइलिंग वेलोसिटी किसकी है इनवर्सली आ रही है मास की, अगर मैं गन का मास बढ़ा दूंगा तो उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी कम हो जाएगी, इनवर्सली का मतलब होता है, और गन का मास कम होगा तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी, इसलिए टैंक वगैरह का मास क्या होता है काफी ज्यादा होता है ताकि तोप का गोला जाए, ठीक है भैया। तो मास टैंक का ज्यादा रहेगा तो उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या रहेगी कम रहेगी, टैंक बहुत भारी होते हैं जिससे तोप के गोले छोड़े जाते हैं, ठीक है। ये देखो ये लिख रखा है, ठीक है यहाँ पे लिख रखा है, एक बार पढ़ोगे तो आपको याद ही आ जाएगा, ये बहुत तगड़े कंसेप्ट है। एक बॉडी के ऊपर, एक बॉडी जिसका मास क्या है एम है, उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं F2 और, अगर ये बॉडी इधर एक्सिलरेट कर रही है तो कौन ज्यादा होगा F1 या F2, F1, कितने फोर्स से आ रही होगी, तो आपको पता है नेट फोर्स से आ रही होगी, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है F1 माइनस, नेट फोर्स क्या हुआ F1 माइनस F2, और आपको पता है नेट फोर्स किसके बराबर होता है मास इनटू में, बस ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन अगर आपको याद है तो आपको सारी चीजें आराम से हो जाएंगी, ठीक है भैया। तो नेट फोर्स किसके बराबर होता है डिफरेंस इन फोर्स, और नेट फोर्स किसके बराबर होता है बॉडी का मास इनटू में एक्सेलरेशन, इसी कंसेप्ट के ऊपर करेंगे हम लिफ्ट प्रॉब्लम। एनसीईआरटी के इसके कुछ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है, वो कल की क्लास में मैं लपेट दूंगा सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन ना सारे लपेट दूंगा जो प्रीवियस में आने वाले हैं, ठीक है। इसका फिजिक्स का तो सुबह वाले बैच में आ जाइए ना, कल सुबह भी रखूंगा, जिसका पेपर है तो सुबह आ जाइए ना, आना है मतलब, देख केमिस्ट्री में फेल होगी तो फिजिक्स में फेल होगी क्या है, छुट्टियां इंग्लिश का है याद है मुझे, तो इंग्लिश के पेपर में कोई छुट्टी उट्टी नहीं होती मैंने कहा छोड़ के आ गई है, ठीक है। लिफ्ट प्रॉब्लम, अच्छा तभी बच्चे नहीं आ रहे थे आजकल है ना, चलो कोई बात नहीं, तू तो है ही डायन, आई थी वापस चली, मैंने भेज दिया उसको, अरे वो जाम में फंसी हुई थी, वहां पे जाम लगा था बहुत ज्यादा पुस्तक पे ना, जैसे तूने फोटो भेजी थी बिल्कुल सेम उसी टाइम पे उसने फोटो भेजी थी, तुम दोनों साथ तो नहीं थे, तो फिर एक ही टाइम पे ऐसे कैसे देख, ये कोइंसिडेंस, अबे अबे ये भी तो सकता हूँ बंद मार रही है तो उल्टा हमेशा उल्टा सीधे बोली, ये भी तो सकता हूँ मर गई बेचारी, ये देख तूने फोटो भेजी
ठीक है, 5:14 पे, और उसकी फोटो आई, ऋषि ने फोटो डिलीट कर दी, और 5:15 पे आई थी उसकी फोटो, देखिए 5:15 पे, 1 मिनट का हेर फेर, इतनी एक्यूरेसी, और दोनों की सेम लोकेशन। क्या कुछ बोल रही है, बंक पे होती है। तेरी कसम वो बंग नहीं मारती, तू बोल रही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए भैया सुन लीजिए, अब लिफ्ट प्रॉब्लम भैया बहुत प्यारी, कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये अगर याद है लिफ्ट प्रॉब्लम बेकार है। अब देखिए लिफ्ट, मान लीजिए लिफ्ट है, ऊपर क्या लग रहा है भैया, रिएक्शन, इसे रिएक्शन कहते हैं, और नीचे क्या होता है, एक्शन। अगर लिफ्ट, इसका मास क्या एम है, ऊपर, ये ऊपर जा रहा है कितने वो एक्सेलरेशन से, ए से, तो इक्वेशन बनाओ, बताओ क्या होगा। आपको पता है नेट फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। अच्छा नेट फोर्स किसके बराबर, बॉडी कहां जा रही है, ऊपर, तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, आर माइनस, हो गया इक्वेशन। आप पता फिजिक्स में पता नहीं क्यों इतना हाई फाई लेके चलते हो भाई, कसम से कोई औकात नहीं है, ठीक है। मैं आपको ऐसी ऐसी बुकें दिखाऊंगा ना फिजिक्स की, तो आपको पता लग जाएगा कि सही में बता रहा हूँ ये फिजिक्स कुछ भी नहीं है, इसका लेवल 0 है, 0। अगर मैंने आपको एक बुक पर दे दी, भेज दी, और आप उसका एक पन्ना 1 महीने में पढ़ के मेरे को समझा दो, तो मैं आपको जो बोलोगे ना वो बता दूंगा। हमें नहीं बता पाएगी, मैं तेरे को दिखा दूंगा, तेरे को सिंबल ही समझ नहीं आएगा, ऐसी बुक है, ऐसी बुक है। तो इसलिए आपके लेवल की बुक बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, बहुत आसान है। बाकी फिजिक्स अगर देखोगे ना, असली फिजिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लो, क्वांटम मैकेनिक्स की पता नहीं कितनी बुक है, अब 60 70 80 बुक है, तो वो तो पहला पेज ही नहीं होगा 1 महीने में पूरा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये नीचे आ रही है एम जी आर, इसे नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स, तीन नाम से आना होता है, नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स, नाम अनेक, लेकिन चीज क्या है, नीचे आ रही है बॉडी। इक्वेशन बता, मैं नेट फोर्स नीचे लग रहा होगा ना, नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन, नेट फोर्स, बॉडी नीचे आ रही है तो नेट फोर्स क्या होगा, एम जी माइनस, ठीक है, समझ गए। और अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो अब अगर बॉडी नीचे आए चाहे ऊपर आए, अच्छा यहां पर मैंने बताया था, सुन लीजिए, कि अगर बॉडी ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से, तो यानी इसे कहते हैं एपरेंट वेट भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एपरेंट वेट, तो एपरेंट वेट ज्यादा होगा, ये इसे कहते हैं रियल वेट, रियल वेट। अब जब बॉडी ऊपर जा रही है तो यानी ये ज्यादा होगा एपरेंट वेट, ये क्या होगा, कम होगा। बॉडी नीचे आ रही है तो रियल वेट क्या होगा, ज्यादा होगा एपरेंट वेट से। और अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से और 0 एक्सेलरेशन जा रही है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर रहेंगे। कैसे, मान लीजिए बॉडी ऊपर जा रही है, तो हमें पता है नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, नेट फोर्स क्या